49 में लिखना था, 47 में नहीं। 49, 48 में पर्यावरण संरक्षण है, 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण है। तो पहले 48 लिखना था तब 49, तो मैंने उसको 47 लिख दिया था, उसको ठीक कर लीजिए। 47 बना लीजिए इसको, 47 को 49, कुछ नहीं करना है, 7 से ऊपर को ऐसे 9 कर दीजिए, गोल बना दीजिए, 9 हो गया। सुधार बहुत जल्दी हो सकता है। अब हमें करना है आर्टिकल 51 क्लॉज 1, नहीं 11 है, क्लॉज 11, 51 क्लॉज 11। यानी 51 में मूल कर्तव्य है, सुना होगा, और मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, अब कितनी है? 11 है। तो 11वां में क्या लिखा है? बैठे रहिए, हाँ, पढ़ने का मौका देना चाहिए। अर्थात 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच कराना गार्जियन की जिम्मेदारी है। अगर वो स्कूल से बच्चों को नहीं पहुंचा रहे हैं तो जेल हो जाएगी, कानून है उसके खिलाफ। लिखिए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच कराना, पहुंच यानी अप्रोच, पहुंच कराना अभिभावकों का मूल कर्तव्य है। अभिभावकों का यानी गार्डियंस, पहुंच कराना अभिभावकों का मूल कर्तव्य है। बात समझ में आई कि अगर वो बच्चों को किसी कारणवश स्कूल नहीं भेज रहे हैं, घर पे किसी काम में उलझा के रखे हैं, तो एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन रेगुलर ऐसा है तो उन पर केस हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार बच्चों को है कि वो शिक्षा ले, और गार्जियन न भेजे तो उसके लिए भी कानून बना है कि नहीं भेजिएगा तो कार्रवाई आप पे होगी। तो गार्जियंस भी आजकल डरे डरे रहते हैं, बच्चों को भेजो भाई, कोई उठा ले जाएगा। लाइन चेंज करके लिखेंगे, पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। पहले मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, 10। परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002, फिर से शिक्षा की बात आई तो फिर वही, क्या चीज? 10 थी, 10। परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ग्यारहवां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11th, 10 ही थे पहले, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब कितने हो गए? हाँ, 11वां नंबर क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त अनिवार्य की शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य है। ये गार्जियन उसको पहुंचाएगा स्कूल तक, यानी उसको पढ़ाई से रोकेगा नहीं। अगर वो रोक रहा है तो उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। आपके शिक्षा से संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे वो आपने लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे। संविधान जैसा लग रहा है ना पढ़ाई करके? 11वां तो अभी लिखे हैं ना, आर्टिकल 51 क्लॉज 11। 10 पहले था, 11वां तो 2002 में जोड़ा गया, और उसी में लिखा है कि गार्जियन का यह मूल कर्तव्य है कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तक पहुंच करवाए, अप्रोच करवाए वो। ठीक है? और कोई क्वेरी, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? बहुत ही सिंपल सा है।
मैंने कोशिश किया है एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा देने और समझाने का, मुझे नहीं लगता है रटना पड़ेगा, देखते देखते एक दो बार देखिएगा याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, लिमिटेड है ना, लाइन से सब होता तो रटना पड़ता, लेकिन कहीं कहीं आर्टिकल है 24 है तो एक ही बार 29-30 पर पहुंच गए, फिर एक ही बार 39 पर, 45 पर, फिर 48-49, फिर 51-11, ऐसे कर करके है आगे। एक दिन में नहीं होगा तो एग्ज़ाम कौन सा कल होने जा रहा है? 9 जनवरी को एग्जामिनेशन है, बहुत टाइमिंग है अभी। किनका? नहीं, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, बीएड में भी। हाँ, ये पूरा समीक्षा करे तो मतलब कितने आर्टिकल उससे रिलेटेड है सबको। फर्स्ट ईयर में जो लोग तैयारी करने यहाँ आ जाता है उसकी फर्स्ट ईयर की तैयारी तो सीटेट की पढ़ाई से हो जाती है। बस एक ही दिन का क्लास है ये, इसके बाद ये कभी नहीं आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मिटा दिया जाए? कोई समस्या? ठीक है ना इतना? इससे भागना नहीं है, एक सवाल आते हैं बस हर सेक्टर में और बहुत ही आसान है, एग्जैक्टली 2 नंबर आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। और जरा सा एक और कंफ्यूजन है आरटीई और आरटीआई में। कई लोगों को दोनों का डेट गड़बड़ हो जाता है। हाँ, आरटीई एक्ट आया 2009 में, ठीक है, लागू 2010। आरटीआई एक्ट आया 2005 में और लागू हो गया 2006 में। इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आप किसी से कोई भी सूचना मांग सकते हैं और उसे देना पड़ेगा, छिपा नहीं सकता। सरकार से भी मांग सकते हैं। अभी एसटीटी के लोगों ने मांगा था ना, कट ऑफ मुझे निकाल के दीजिए, तो आरटीआई से कट ऑफ आया, तो आप सरकार पर भी आरटीआई डाल सकते हैं। इस आरटीआई को कांग्रेस की कब्र खोदना कहा जाता है। कांग्रेस एक हिंदुस्तान की पार्टी है, सब लोग नाम जानते हैं। इस कांग्रेस की बर्बादी के पीछे, यानी इसका कब्र खोदने के पीछे आरटीआई था। इसी ने आरटीआई को लागू किया और सारा चीज इसी पर गिर पड़ा। इसके एक एक नेता पर आरटीआई डाल डाल के इसकी सूचना निकाल निकाल के हर मंत्रालय से घोटाले को बदनाम कर दिया गया। इतना बदनाम कि लोग सोचे कि सरकार बदल देना ही बेहतर है, बदल गई। तो यही है, ये वही आरटीआई है जिसे कांग्रेस की कब्र खोदने के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की बर्बादी आरटीआई, और ऐसी बर्बादी कि तब से लेकर आज तक कुछ नहीं हो पाया। एग्जाम्पल मत लिख लीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे सर पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल एग्जाम्पल देते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में आई और लागू 2006 में हुई। आरटीआई अलग चीज़ है और आरटीई अलग चीज़ है। ई फॉर एजुकेशन एंड आई फॉर इंफॉर्मेशन, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इसको सूचना का अधिकार कहेंगे, इसको शिक्षा का अधिकार कहेंगे। हमें किससे काम है? आरटीई से। वो 9-10 की बात है उसमें, और कहीं नहीं है। 4 और 5 वाली बातें आरटीआई में होती है, लेकिन ऑप्शन दोनों को मिला के देता है। 2005, 6, 9, 10 चारों ऑप्शन एक साथ दिखेगा। क्या करेंगे? सवाल को समझेंगे कि वो क्या जानना चाहती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब कोई ऐसी बात जो संविधान के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन से रिलेटेड हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो। एक राउंड देख लीजिए, 2 मिनट समय देते हैं, पूरा शुरू से देखिए। और लग रहा है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आर्टिकल जिसे आपको फिर से समझने की आवश्यकता हो तो बताइए।
19 1 2 3 4 5। स्वतंत्रता सिर्फ कहना अलग है, तभी तो मैंने पूछा किस किस चीज़ की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, अलग अलग जवाब आया था ना। वही 1 2 3 4 5 में यही सब रखा गया कि एक में बोलने की स्वतंत्रता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं, एक एक करके ये सब बातें लिखी गई है उसमें। तो 19 में सब जो भी आर्टिकल होगा वो स्वतंत्रता से ही होगा, बस यही ध्यान रखना है। 19 क्लॉज 1 में प्रेस है, लिख लीजिएगा इसको अलग से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सोशल साइंस में। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी न्यूज़ को बनाने और न्यूज़ को छापने की स्वतंत्रता प्रेस को है। अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था। आप कुछ भी पेपर में नहीं पब्लिश कर सकते थे, मार्केट में कुछ भी प्रचार के रूप में नहीं कर सकते थे, दौड़ा देता था सब। फिल्मों में देखते हैं ना, पर्ची बांटते हुए देख लिया तो दौड़ाने लगा। वही है कि प्रेस की स्वतंत्रता उस ज़माने में नहीं थी। तो किसी ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलवाई होगी तब तो हिंदुस्तान में है। किसने दिलवाया था? अंग्रेज था। किस अंग्रेज ने दिलवाया था? मेटकॉफ। प्रेस की स्वतंत्रता के पीछे हिंदुस्तान में मेटकॉफ का नाम आता है। ये अंग्रेज थे जिन्होंने भारत के प्रेस को स्वतंत्र किया था उस समय में। अंग्रेज, हाँ, गुलामी के समय में ही स्वतंत्र कर दिए थे, 47 के पहले। तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध मेटकॉफ से है, लेकिन संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से है। तो 19 आ गया मतलब स्वतंत्रता वहां होगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, इतना में से कुछ नहीं मिला। आर्टिकल 343 क्लॉज 1, ये भाषा से संबंधित है तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सीटीपी में 2 लैंग्वेज भी तो आपको पढ़ना है, अंग्रेजी और हिंदी। उसमें भी ये सवाल आ सकते हैं। तो एक जगह लिखा देंगे तो बार बार लिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 43 में बस इतनी ही बात लिखी हुई है, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राज्य मत लिख लीजिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी नहीं है। मैं कहता हूं कि लिखिए राजभाषा तो लिखते हैं राज्य भाषा। यहाँ क्या लिखा है? राजभाषा। जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, काम की भाषा, दैट इज कॉल्ड राजभाषा। नहीं, हिंदी में भी तो होता है। बैंक का फॉर्म आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में भर सकते हैं, एप्लीकेशन दोनों। एक सेकंड, हाँ, हिंदी में आप काम कर सकते हैं, रुकावट नहीं है। देखिए, अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या एजुकेशन से बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। अब पटना में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ सब पढ़ने वाले लोग ही हैं। लेकिन गांव चले जाइए तो वहाँ नहीं मिलेगा इतना इस्तेमाल अंग्रेजी का। तो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। अब साउथ में चले जाइएगा तो हिंदी ना बोलता है ना सुनता है। ये कई पढ़ाई ना किड है। अब समझते रहिए वो बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। समझ में आया आजकल क्या चल रहा है? ये नहीं पढ़ाई ने किड्डा। तो राजभाषा का अर्थ यही है कि राजकाज की भाषा। सरकारी दफ्तरों में राजकाज की भाषा के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? भारत की राजभाषा हिंदी होगी, बट नॉट राष्ट्रभाषा। संविधान में कहीं मैंने राष्ट्रभाषा शब्द का यूज किया है ही नहीं। हिंदुस्तान की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में लिया गया है हिंदी क्या होगी? राजभाषा होगी। लिख लीजिएगा एक लाइन, अर्थात भारत की अब तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखने के लिए लिख लीजिए,
अर्थात भारत की अब तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की अब तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत लोग इस पे लड़ाई कर लेते हैं, कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को सही मान के आपसे बहस करे, हाथ जोड़ के साइड में चले जाना चाहिए। एक तो जानकारी नहीं है, ऊपर से लंबे लंबे तर्क और बहस। तो बेहतर है कि आप हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, अपना समय बचाइए। उसे समझाने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। राजभाषा राजकाज की भाषा है, और राष्ट्र की मतलब जिसको सबको कंपलसरी आनी चाहिए। राष्ट्रीय हैं, अगर आप नेशनल हैं तो आपको वो भाषा आनी चाहिए, ये होती है राष्ट्रभाषा। साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ में हिंदी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। आप मिजोरम चले जाइए, हिंदी बोलता है नहीं, या तो अंग्रेजी या मिजो भाषा बोलते हैं। कंपलसरी नहीं है, फेवरेबल है। फेवरेबल यानी आप हिंदी का फेवर कर सकते हैं, बट नॉट कंपलसरी, क्योंकि वो जब राष्ट्रभाषा ही नहीं है तो फिर कंपलसरी कैसे कर सकते हैं कि आपको जानना होगा। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया के हर हिस्से में इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। कहीं नहीं प्रयोग होता है, नहीं। थोड़ा बहुत हिंदी नेपाल में प्रयोग होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। नेपाली लोग सुनते हैं ना कैसे हिंदी बोलते हैं, थोड़ा बहुत वही प्रयोग कर लेते हैं। 343 में राजभाषा की चर्चा है, राष्ट्रभाषा का नाम अभी तक कहीं भी नहीं है। तो हो गई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी इससे रिलेटेड थे। अब 2 आर्टिकल हम आपको करने को देते हैं, कर लीजिएगा। आपको ढूंढ के लिखना है आर्टिकल 341 क्या कहता है और आर्टिकल 342 क्या कहता है। ये दोनों भी किससे संबंधित है? भाषा से। 341 और 342 में क्या बातें लिखी गई है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कम से कम उसी बहाने पढ़ाई होगी थोड़ी सी। तीन 343 मैंने बता दिया, आवश्यक था समझना, लेकिन 41 और 42 में क्या है उसको आपको सोच समझ के लिख के और मुझे नेक्स्ट वाले क्लास में बताना है, ताकि हम इससे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएंगे। अब ये चैप्टर और टॉपिक में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं है? लाइन बाय लाइन बातें समझ में आई है? नहीं डाउट है अभी भी तो देख लीजिए एक नज़र, आपके पास समय है देखने के लिए। अभी समय कितना हो रहा है? 6 बज रहे हैं। देख लीजिए आप, समय है अभी आपके पास। बस 5 मिनट पहले छोड़ते हैं, 6 बजने वाला होता है तो छोड़ देते हैं। 2-4 मिनट जाने में लग ही जाता है, 2-4 मिनट उधर भी टाइम लेके चलते हैं। हो गया? ये दोनों आर्टिकल आप पर है, मुझे बताइएगा नेक्स्ट वाले क्लास में क्या दिक्कत हुई। मुझसे पूछने लायक तो भाषा से ही है। 343 भी फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य है, कर्तव्य। समझिए ऐसे, पहले आर्टिकल 51 में 10 जो आर्टिकल था वही फंडामेंटल ड्यूटीज था। 11वां बाद में जोड़ा गया, तो किस अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट। तब वो 10 से कितने हो गए? 11 हो गए। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट है वो सब कब हुए? 2002 में। 86 अमेंडमेंट 2002 उसी पर आधारित है सब कुछ। और कोई समस्या, कोई दिक्कत है? और आसान से आसान भाषा में लिखाए हैं, कम से कम शब्द लिखवाए हैं ताकि याद रखने में दिक्कत ना हो, और जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उतने ही चर्चा किए। लिखते आप बहुत अच्छा है, बहुत सजा के सेटिंग करके, अच्छी बात है। पता है मेरे पास मेरा अपना नोट्स नहीं है आज तक, किस
किसी ने अच्छे से लिख के आज तक दिया ही नहीं कि मैं उसकी कॉपी बना के रख लूँ। मैं तो सिर्फ पढ़ाना जानता हूँ, यहाँ आऊँगा जो कहिएगा वो पढ़ा देंगे, लेकिन वो कॉपी वगैरह पे लिखना, उसको डिज़ाइन वगैरह अच्छे से करके मुझे आज तक नहीं आया। तो अगर किसी का कंप्लीट लिखा हुआ हो, अच्छी हैंड राइटिंग हो, तो मुझे भी एक सेट दे जाइएगा। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, हम लोग देखते हैं ना तो लगता है इसमें और क्या जोड़े, देखने से पता चलता है। जो लोग क्लास नहीं किए उनको घबराने की बात नहीं है। आधे घंटे बाद वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी आपके ऐप पर। कितने लोगों के पास ऐप नहीं है अभी तक? ऐप सबके पास हो गया ना? नहीं है? गूगल प्ले स्टोर से टीचर सेलेक्ट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नाम वही है, टीचर्स सेलेक्ट एकेडमी। इसी नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल मांगेगा, नाम मांगेगा, रजिस्टर कर दीजिएगा। मेरे पास मैसेज आ जाएगा तो मैं उस बैच में आपको डलवा दूंगा। जितने लोग का रिकॉर्ड आ जाता है उतने लोगों का धीरे धीरे डाल दिया जाता है। तो क्लास कभी भी छूट जाए या कुछ हो जाए किसी कारणवश, 24 घंटे के भीतर वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी आराम से। जैसे क्लास में देखें सब रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी कट सट नहीं हुआ। तो यही वीडियो सेम टू सेम डाल दी जाती है, सब मिलेगा। 3 चैप्टर जो हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका बैकअप क्लास हमने संडे को रखा है। जिन लोग नया ज्वाइन करते जाएंगे, अभी कई लोग ज्वाइन करेंगे, आप ही नहीं। फॉर्म आएगा 15 तारीख तक तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो बहुत से लोग आएंगे। तो इसलिए हमने एक बैकअप टाइम संडे को 1 घंटा बना दिया है। 2 घंटा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपका, 1 घंटा बैकअप। हो गया क्लियर? और कोई समस्या नहीं है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो मैं चीज़ें आप लोगों को बार बार समझाता हूँ भूल जाते हैं। आपका क्लास है TTS, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे प्लस संडे। तो मंडे को और प्लस वेडनेसडे को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जाएगी। क्लास आपका रेगुलर जैसा ही है, 6 दिन चलेगा, लेकिन 4 दिन आपको यहाँ आके 2-2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना है, और बाकी के 2 दिन मैं अरेंज करूँगा। कोई शूट वीडियो हो तो वो आपको पढ़ने को दे दूँगा, अगर कुछ नहीं है तो मैं ऑनलाइन आके पढ़ाऊँगा। यही इसी के लिए तो मंडे और वेडनेसडे आपको ऑनलाइन क्लास का रात में इंतज़ार करना है, मोबाइल देखते रहना है कब मैसेज आया। जैसे ही मैसेज गया उस पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है? वो सिर्फ आप ही के क्लास के लिए किया जाता है, दूसरे क्लास के लिए नहीं, क्योंकि कम से कम 6 घंटा क्लास होगा तब तो चलता रहेगा। संडे का टाइम हम अपने बना दिए 2 घंटा क्लास और 1 घंटा बैकअप, तो वो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है। पूरा 7 दिन पढ़िएगा, संडे तो पढ़ा ही रहे हैं। एक दिन चैन से रहने दीजिए। फ्राइडे को ऑनलाइन नहीं देंगे, मंडे और वेडनेसडे को ऑनलाइन देंगे। बाकी TTS प्लस संडे 4 दिन आप यहाँ पढ़िएगा, टोटल 6 दिन हो गया। आपका कोर्स धीरे धीरे अपनी स्पीड पर आ जाएगा। किसका? यही सब चीज़ें। सीटेट के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, हम नहीं पढ़ाते हैं। सीटेट के अलावा किसी तरह का कोर्स नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं। ऑफर बहुत सारे हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाते सिर्फ सीटेट है और कुछ नहीं। टीचर से रिलेटेड है ना, इसलिए मास्टर ही बनाना है ना। मास्टर बनाने के अलावा कोई कोर्स नहीं आता। आप प्रोफेसर बनना हो चाहे प्राइमरी टीचर, ज्वाइन करना पड़ेगा टीचर सेलेक्ट एकेडमी। तो ध्यान रखिएगा, मंडे और वेडनेसडे को